हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हमें करना है भाई नया टॉपिक स्टार्ट। नया चैप्टर है हमारा और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। कल हमने लाइंस वो सॉरी लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे हम। वो हमने कंप्लीट कर लिया था। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वो कंप्लीट हो चुका है। आज आपका नया चैप्टर है, चैप्टर 5। और चैप्टर है भाई आपका इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ट्रू फॉल्स बताना है हमको, तो विद रीजन हम करेंगे। यहाँ तो हमको ट्रू लिखना है या फॉल्स लिखना है, लेकिन हम उसका रीजन भी जानेंगे भाई ऐसा क्यों है। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। लिखा गया है कि एक सिंगल पॉइंट है, एक सिंगल पॉइंट है, तो वहां से सिर्फ एक लाइन ही पास कराई जा सकती है इस सिंगल पॉइंट से। ये हमको दिया गया है। ठीक, तो ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है भाई। अब देखो चेक करते हैं। यहाँ देखेंगे, मैं लाइन लूंगा। देखते हैं यहाँ से कितनी लाइन ड्रॉ करी जा सकती है। ये रेड कलर का पॉइंट है, इससे एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। क्लियर। अब चलिए देखते हैं इससे क्या और लाइन ड्रॉ करी जा सकती है। चेक कर लेते हैं भाई। तो यहाँ देखिए एक लाइन और ड्रॉ की है मैंने, और ये भी रेड पॉइंट से होकर जा रही है। क्लियर। ये भी रेड पॉइंट से होकर जा रही है। जो हमारा एक पॉइंट लिया था हमने, ये दोनों लाइन उससे होकर जा रही है। अभी हम चेक करते हैं क्या हम और लाइन भी ले सकते हैं जो इससे होकर जाती हो। तो यहाँ से एक लाइन और लेंगे हम। तो यहाँ से देखते हैं हम, ये ब्लू कलर की लाइन भी इस पॉइंट से पास होकर जा रही है भाई। और चेक करते हैं। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइटली लाइन पास होकर जा सकती है। बहुत सारी लाइन पास होकर जा सकती है पॉइंट से। अभी यहाँ भी जा सकती है लाइन। तो ऐसी लाइन इनफाइनाइटली होंगी जो इस रेड पॉइंट से होकर जा सकती है। एक ही पॉइंट से होकर जा सकती है, तो बहुत सारी लाइन होंगी भाई, कोई भी गिनती नहीं है। इनफाइनाइटली लाइन होगी। तो जो स्टेटमेंट दिया गया है वो रोंग हो जाता है। स्टेटमेंट दिया गया है कि एक पॉइंट से सिर्फ एक सिंगल लाइन ही पास हो सकती है, तो वो गलत है भाई। आप देख रहे हैं बहुत सारी लाइन पास हो सकती हैं, तो इस वाले स्टेटमेंट को हम लिखेंगे फॉल्स। ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हुआ। चलिए अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं भाई। इसको रब कर दूं मैं। देयर आर एन इनफाइनाइटली ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अब की बार बोला गया है कि दो अलग अलग पॉइंट हैं, उनसे बहुत सारी लाइन होकर जा सकती हैं, ये बोला गया है। तो भाई दो अलग अलग पॉइंट लेंगे। चलिए दो अलग अलग पॉइंट लेते हैं भाई। एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट कहीं भी ले लेंगे भाई। एक पॉइंट ये लिया, ये दो पॉइंट है। तो अब हम देखेंगे क्या इन अलग अलग दो पॉइंट से बहुत सारी लाइन होकर जा सकती है। चेक करेंगे भाई। पहली लाइन ड्रॉ करेंगे।
ये एक लाइन है जो इस पॉइंट, दोनों पॉइंट से होकर जा रही है भाई। इसको थोड़ा कलर दे देते हैं, ठीक है। ये ग्रीन कलर की लाइन है, ये दोनों पॉइंट से होकर जा रही है। अब हम चेक करेंगे क्या और भी ऐसी लाइन है जो इससे होकर जा सकती है, तो चेक करेंगे भाई। चलिए, अब यदि मैं इस पॉइंट से एक लाइन और लूं, तो ये यदि इस पॉइंट पे जा रही है, देखो यहाँ देखेंगे, यदि इस पॉइंट पे जा रही है तो फिर उस पॉइंट से हट रही है, और यदि इस पॉइंट पे जा रही है तो इस पॉइंट से हट रही है। तो दो जब अलग अलग पॉइंट है तो सिर्फ एक ही लाइन ऐसी हो सकती है जो दोनों पॉइंट से होकर जाए। ये देखो, इस लाइन, इस पॉइंट पे लाइन आ रही है तो यहाँ से हट रही है, और इस पॉइंट पे इसको ला रहा हूं मैं तो फिर वहां से हट रही है भाई। तो सिर्फ एक ही लाइन ऐसी है जो आपकी दो अलग अलग पॉइंट से होकर जा सकती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा आपका, फॉल्स होगा। सिर्फ एक ही सिंगल लाइन ऐसी हो सकती है जो दो अलग अलग पॉइंट से होकर जा सकती है, डिस्टिंक्ट पॉइंट से। तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स, ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हुआ, फॉल्स हुआ। क्लियर है आपको, स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो गया। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं भाई, अगला स्टेटमेंट क्या है आपका। चलिए, a terminated line can be produced infinitely on both the sides। एक लाइन, एक टर्मिनेटेड लाइन है, ठीक। तो टर्मिनेटेड लाइन है तो उसको हम दोनों साइड कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो टर्मिनेटेड लाइन क्या होती है, टर्मिनेटेड लाइन वो होती है जिसका किसी भी साइड एंडिंग पॉइंट ना हो, जिसका किसी भी साइड एंडिंग पॉइंट ना हो। ये आपकी एक टर्मिनेटेड लाइन है, ये आपकी एक क्या है, टर्मिनेटेड लाइन है भाई। अब नॉन टर्मिनेटेड लाइन कैसी होती है वो भी देख लेते हैं। तो आपकी ये जो लाइन है ये आपकी नॉन टर्मिनेटेड है, मतलब इसके दोनों एंड आपको दिखाई दे रहे हैं कि इसका एंड यहाँ पे फिनिश है और इसका एंड यहाँ पे फिनिश है। क्लियर। एक लाइन और दिखाता हूं मैं आपको, एक लाइन ये होती है भाई, ये लाइन कैसी है, इधर तो एंडिंग पॉइंट नहीं है इसका, लेकिन लेकिन इधर इसका एंडिंग पॉइंट है। इसको हम इधर नहीं बढ़ा सकते, इधर हम कितना भी इसको बढ़ा सकते हैं। एक लाइन और दिखाता हूं आपको, एक लाइन ये है। इस लाइन में क्या अंतर है, इसका एंडिंग पॉइंट इधर है और इसका इधर एंडिंग पॉइंट नहीं है, कितना भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका इधर एंडिंग पॉइंट है। तो अब मुझे लगता है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी भाई। क्लियर। देखिए, ये लाइन है, ये टर्मिनेटेड लाइन है, इसको हम इधर भी बढ़ा सकते हैं, कितना भी बढ़ा सकते हैं, और इसको हम इधर भी कितना भी बढ़ा सकते हैं। क्लियर। तो ये लाइन हमारी टर्मिनेटेड है और इसको हम किधर भी दोनों साइड इनफाइनाइटली कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। क्लियर। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। एक टर्मिनेटेड लाइन होती है, उसकी दोनों साइड को हम अनंत तक, इनफाइनाइट तक, कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। क्लियर। तो स्टेटमेंट क्या होगा आपका, ट्रू होगा। लेकिन ये जो ब्लू कलर की लाइन है आपकी, ब्लू कलर की जो आपकी लाइन है, ये ये आपकी दोनों साइड नहीं बढ़ सकती। क्यों, क्योंकि इसका इधर भी एंडिंग पॉइंट दे दिया गया है, एरो लगा है, और इसका इधर भी एंडिंग पॉइंट दिया गया है, एरो लगा है। तो इसको हम किसी भी साइड नहीं बढ़ा सकते। लेकिन जो हमारी टर्मिनेटेड लाइन है उसको हम दोनों साइड कितना भी बढ़ा सकते हैं। क्लियर। तो स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। चलिए, अब आपको क्लियर हो गया होगा भाई कि आपकी टर्मिनेटेड लाइन दोनों साइड किधर भी कितनी भी बढ़ाई जा सकती है। तो आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो आपका ट्रू है। फोर्थ स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। यदि आपके दो सर्कल इक्वल हैं तो उनका रेडियाई भी इक्वल होता है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, यदि हमारे दो सर्कल हैं तो उनका रेडियस भी इक्वल होगा। ये आपके दो
इक्वल सर्कल है भाई, दो सर्कल इक्वल है, तो आपकी इनकी रेडियस भी क्या होगी, इक्वल होगी। ये बिल्कुल सही बात है। क्लियर। यदि आपके दो सर्कल इक्वल हैं तो उनका आपका सरकमफ्रेंस भी इक्वल होता है और उनकी रेडियस भी इक्वल होती है भाई। रेडियस जो होती है वो आपकी सेंटर पॉइंट से जो बाहर तक की डिस्टेंस होती है वो आपकी रेडियस होती है। यदि ये डिस्टेंस लें हम तो ये आपकी क्या होगी, तो ये आपकी मेरे भाई रेडियस होगी। ठीक, तो भी कहीं भी ले लो आप, तो ये आपकी रेडियस होगी भाई। तो ये आपका सेंटर पॉइंट है और यहाँ से दोनों रेडियस आपकी क्या होती है, इक्वल होती है भाई। क्लियर। तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है कि जब दो आपके सर्कल इक्वल होते हैं तो उनकी रेडियस भी इक्वल होती है। तो स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, ट्रू है भाई। तो ये भी स्टेटमेंट नंबर 4 का आपका ट्रू होगा। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन फिगर 5.9, ये आपको 5.9 का एक फिगर दिया गया है। चलिए, ए बी इक्वल पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल एक्स वाई। जो ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है और जो पी क्यू है वो एक्स वाई के इक्वल है। देन ए बी इक्वल एक्स वाई, तो ए बी इक्वल एक्स वाई होगा। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स है, ये चेक करना है। चेक कर लेते हैं भाई, इधर चेक कर लेते हैं। ए बी आपका पी क्यू के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, और पी क्यू मेरे भाई आपका एक्स वाई के इक्वल है। ठीक, तो पी क्यू आपका ए बी के इक्वल है, तो मैं पी क्यू को ए बी लिख सकता हूँ। तो पी क्यू के प्लेस पर भैया मैं ए बी लिख सकता हूँ। ए बी इक्वल यहाँ क्या है, एक्स वाई। तो जब पी क्यू एक्स वाई और ए बी के इक्वल होगा तो ए बी एक्स वाई के इक्वल होगा। ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है भाई। ये स्टेटमेंट भी आपका 100% ट्रू है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट ट्रू फॉल्स का था। पहले क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो बताएंगे भाई। क्लियर। चलिए, अगला पढ़ेंगे। गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। एक डेफिनेशन देनी है हमको। आर देयर अदर टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? चलिए, डिफाइन करना है। पैरेलल लाइन, सबसे पहले किसको डिफाइन करना है, पैरेलल लाइन को डिफाइन करना है। तो पैरेलल लाइन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देते हैं। पहले थोड़ा समझेंगे उसके बाद डेफिनेशन लिखेंगे। पैरेलल लाइन वे होती है जिन दो लाइन के बीच में हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो इक्वल होती है। दो लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो ऐसी लाइन हम क्या कहलाते हैं, ऐसी लाइन को परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो दो लाइन पर आपस में सॉरी पैरेलल कहलाती है। और जो दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो लिखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है वो भी अभी बताऊंगा आपको। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स इज ऑलवेज बी इक्वल, इज ऑलवेज बी इक्वल देन these lines are called parallel lines and they do not intersect, they do not intersect
ईच अदर, ईच अदर, जल्दी से इसको नोट करेंगे। उसके बाद फिर हम पैरेलल लाइंस शो करके दिखाएंगे पैरेलल लाइंस कैसी होती है। चलिए भाई, तो देखते हैं पैरेलल लाइंस कैसी होती है भाई। एक लाइन ये है, और एक लाइन आपकी ये है भाई। ठीक, ये दो लाइन है आपकी। तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं? जब एक लाइन दूसरी लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो हमेशा इक्वल होती है भाई। हमेशा कैसी होती है? इक्वल होती है। चलिए, तो यहां से इनके बीच हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब ये लाइन इस लाइन से भी 90 बना रही है और इस लाइन से भी 90 बना रही है भाई। तो ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। देखिए, मैं अब इस लाइन की ही कॉपी कर रहा हूँ भाई। इस लाइन की कॉपी करूंगा तो जब मैं इसको उठाकर रखूंगा यहाँ, तो ये हमेशा क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, देखिए बिल्कुल टच कर रही है, बिल्कुल सेम लाइन है, तो डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। कहीं पर भी इसको आप रख लो। ठीक, यदि इसकी एक कॉपी और करी जाए तो आप इसको उठाकर कहीं भी रख लो, ये हमेशा क्या होगी? डिस्टेंस इक्वल होगी। देखिए, डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस जो पैरेलल हैं हमेशा इक्वल होती है। तो इसको आप कहीं भी रखेंगे, ये हमेशा क्या होगा? आपका इक्वल होगी भाई। ठीक है, यहाँ उठा के रख लीजिए, यहाँ भी इक्वल होगी। या आप भैया यहाँ उठा कर रख लीजिए। ठीक है, या आप एक लाइन ये ले लीजिए। तो आप कितनी भी लाइन ले लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? इनके बीच की इक्वल होती है। और जो पैरेलल लाइन है, ये येलो कलर की लाइन दिखाई दे रही है, ये पैरेलल है। इनको आप कितना भी बढ़ा लो, इनको आप कितना भी बढ़ा लो, ये कभी एक दूसरे को टच भी नहीं करेंगी, कट भी नहीं करेंगी भाई। तो इन लाइन को आप कितना भी बढ़ाओ, ये एक दूसरे को ना तो टच करेंगी और ना ही कट करेंगी भाई। ठीक है, तो इनको कितना भी आप बढ़ा लो, ये कभी भी एक दूसरे को ना तो टच करेंगी और ना ही कट करेंगी। क्लियर? तो ये आपकी होती है पैरेलल लाइन। ये अनंत तक, इन्फिनिटी तक चली जाएंगी, लेकिन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी या एक दूसरे से कभी मिलेंगी नहीं भाई। क्लियर? क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि इनके बीच में क्या है? आपस में लड़ाई है, ये कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, सेकंड नंबर, परपेंडिकुलर लाइंस। अभी आपको मैंने बताया है परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, जो एक दूसरे से 90 का एंगल बनाती हैं, वे लाइन आपकी परपेंडिकुलर कहलाती हैं। द लाइंस, क्या लिखेंगे? द लाइंस विच हैव 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर या टू ईच अदर। क्लियर? टू ईच अदर या विद ईच अदर भी लिख सकते हैं। तो ऐसी दो लाइन जो आपस में एक दूसरे से 90 का एंगल बनाती हैं, वो परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं भाई। क्लियर? जैसे
जैसे देखते हैं भाई, इसको साइड कर दो पहले थोड़ा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भाई परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है। तो एक लाइन आपकी ये है, क्लियर, और एक लाइन आपकी और लेते हैं भाई। और एक लाइन आपकी भाई ये है, ठीक। तो ये एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो 90 डिग्री के एंगल पर करेंगी, तो ये लाइन कैसी कहलाएंगी आपकी, परपेंडिकुलर लाइन। जब इन दोनों के बीच का एंगल कहीं पर भी देख लो आप, ये एंगल हमेशा क्या होगा, 90 होगा। ये एंगल भी हमेशा क्या होगा, 90 होगा। ये एंगल भी हमेशा 90 होगा। और ये एंगल भी हमेशा 90 होगा। आप किधर की भी साइड देख सकते हो, तो हमेशा 90 का एंगल मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो लाइन होंगी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी भाई। तो the lines which have 90 degree angle to each other, such lines, that these lines is called perpendicular lines. क्लियर, चलिए भाई। लाइन सेगमेंट, अब लाइन सेगमेंट क्या होता है वो देखते हैं, ठीक। लाइन सेगमेंट भाई हमारा क्या होता है, यदि मैं भाई इस लाइन को लूं, ठीक है, तो ये हमारी एक लाइन होती है, ये हमारी लाइन होती है। ये लाइन सेगमेंट नहीं होगा, ये लाइन होगी। लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का कोई एक पार्ट, कोई एक हिस्सा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका लाइन सेगमेंट। जैसे यदि मैं इसको यहां से कट कर दूं, तो ये जो इसका हिस्सा है ये क्या कहलाएगा आपका, लाइन कहलाएगी भाई। ठीक है, चलिए लाइन आपकी कहलाएगी। तो लाइन कौन सी होगी, तो लाइन होगी मेरे भाई, इस लाइन को काट कर इतना कहाँ कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, इस लाइन को काट कर अलग कर दिया, तो ये आपका क्या है, लाइन सेगमेंट है भाई। इसको यहां से कट कर दिया मेरे भाई, निकाल कर अलग कर दिया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, लाइन सेगमेंट। तो जिसमें दोनों तरफ एंडिंग पॉइंट नहीं होता, वो आपका लाइन सेगमेंट कहलाता है। क्लियर, ठीक। तो लाइन सेगमेंट आपका ये होगा। तो लाइन सेगमेंट की थ्योरी क्या लिखेंगे, तो मेरे भाई लाइन सेगमेंट की थ्योरी देखिए, अभी आपको क्या लिखनी थी, आपको अभी ये दिखाता हूँ, देखिए आपको ये रही, a terminated line can be produced infinitely on both sides। ठीक, तो क्या लिखेंगे, a line that can be produced infinitely on the both side is called a line segment। क्लियर, चलिए क्या लिखेंगे, यहां से बस सिर्फ ये काटना है, टर्मिनेटेड काटना है भाई। ठीक, सिर्फ ये टर्मिनेटेड काटना है, लिखना है a line can be produced infinitely on both the sides is called line segment। क्लियर, चलिए भाई लाइन सेगमेंट हो गया आपका। आपका रेडियस, रेडियस क्या होता है, रेडियस भैया किस में होता है, तो रेडियस आपका सर्कल में होता है भाई। रेडियस आपका सर्कल में होता है, तो एक सर्कल लेंगे, ठीक है, ये आपका एक सर्कल है भाई। तो सर्कल है तो इसमें कहीं ना कहीं आपका रेडियस भी होगा।
ये आपका क्या है, सर्कल है। क्लियर। जब सर्कल है तो मेरे भाई इसमें कहीं ना कहीं आपका रेडियस भी होगा, तो रेडियस भी होगा, तो रेडियस भी होगा, तो रेडियस ले लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यदि ये इसका सेंटर पॉइंट है तो यहाँ से क्या होगा आपका, रेडियस होगा भाई। क्लियर। ये क्या होगा आपका, रेडियस होगा। क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ब्लू कलर की लाइन आपकी क्या होगी, रेडियस होगी। तो रेडियस की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, रेडियस की डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे भाई, लिखेंगे द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल टू द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस। दोबारा सुनेंगे, बार बार नहीं लिखूंगा भाई मैं, दोबारा सुनेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक, चलो लिख ही देता हूँ भाई, आपको कंफ्यूजन होगा। लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, यहाँ ऑफ है, यहाँ ऑन है, ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। अब यहाँ थोड़ा सा ये समझेंगे भाई कि मैंने यहाँ ये क्यों लिखा है, एनी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब सर्कल पर कोई भी पॉइंट। ठीक, तो एनी पॉइंट मेरे भाई इसलिए लिखा है, आप यहाँ से कोई भी पॉइंट ले लो, सेंटर पॉइंट से आप इधर ले लो, ठीक, चाहे यहाँ ले लो, कहीं भी ले सकते हो आप। तो ये किसी भी पॉइंट पर जो आपकी डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी भाई, वो कहलाएगी आपकी रेडियस। क्लियर। तो यहाँ से आप किसी भी पॉइंट पर ले सकते हो, ये आपकी हमेशा क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी भाई। क्लियर। तो आप यहाँ से भाई किसी भी पॉइंट पर ले सकते हो, तो वो हमेशा आपकी रेडियस कहलाएगी। ठीक है, तो इसलिए लिखा है एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो जो ग्रीन बाउंड्री है, ग्रीन बाउंड्री दिखाई दे रही है, वो सर्कल का कोई सा भी पॉइंट ले सकते हो उस पर। ठीक, यहाँ भी ले सकते हो पॉइंट, पॉइंट यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी, यहाँ भी। तो सेंटर पॉइंट से सर्कल का कोई भी पॉइंट, उसके बीच की डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। क्लियर। इतना भैया क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, तो स्क्वायर बना के दिखा देते हैं भाई, स्क्वायर क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका है स्क्वायर। क्लियर। ये है भाई आपका स्क्वायर। ठीक, ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका, स्क्वायर है। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, जितनी भी फोर साइड्स की आकृति शेप होती है आपकी, चार भुजाओं वाली आकृति होती है, वो सारी क्या कहलाती हैं, क्वाड्रिलेटरल कहलाती हैं। लेकिन फिर क्वाड्रिलेटरल भी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे स्क्वायर हुआ, आपका रेक्टेंगल हुआ, आपका भैया पैलोग्राम हुआ, आपका रोम्बस हुआ, ये सब क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, स्क्वायर भी आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर। चलिए, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन देखते हैं भाई। डेफिनेशन क्या होती है, तो स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर क्या है आपका, एक क्वाड्रिलेटरल है भाई। ठीक, विच हैव, विच हैव ऑल साइड्स, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल।
एंड मीट ईच अदर, मीट टू ईच अदर, टू ईच अदर एट एंगल 90 डिग्री। मतलब एक स्क्वायर क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और जो सारी साइड होती हैं वह आपस में कहाँ मीट करती हैं, 90 डिग्री के एंगल पर। तो यहाँ पे जो आपका एंगल बनेगा वो भाई क्या होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी आपका 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ भी आपका 90 डिग्री बनेगा भाई। और यहाँ से ये लाइन इसके इक्वल, इसके इक्वल, इसके इक्वल, ये चारों लाइन आपस में कैसी होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई फिर नेक्स्ट चलते हैं। कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो, गिव एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए एंड बी। तो ये पोस्टुलेट बताना है कि आपका इसको जो एक्सियम थ्योरम होती है क्या उसको फॉलो करता है या नहीं। तो भाई ये बिल्कुल सही बात है, एक लाइन ए बी होती है तो उसके बीच में कोई भी पॉइंट सी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यदि आपकी लाइन एक ए बी है, ठीक है, तो यहां से इसके बीच में कोई भी एक पॉइंट सी हो सकता है भाई। चलिए ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है, तो यहाँ पर कहीं भी आपका सी पॉइंट हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। कंडीशन क्या है, ए और बी के बीच में होना चाहिए, तो ए और बी के बीच में कहीं भी हो सकता है। ये पोस्टुलेट आपका क्या है, एक्सियम थ्योरम को एग्जिस्ट करता है भाई। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी समस्या हो तो बताएं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। फिर आगे क्या है आपका, कंसिडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो, ये तो वही है, लेकिन आपका सेकंड, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट ए बी, ए एंड बी, देयर आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ठीक है, डू दिस पोस्टुलेट कंटेन्स एनी अनडिफाइंड टर्म्स, देयर आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, डू दे फॉलो फ्रॉम इक्लियस पोस्टुलेट, एक्सप्लेन। ये इक्वेश थ्योरम को एक्सप्लेन तो नहीं करते, लेकिन फिर भी ये एक फैक्ट है, सत्य बात है क्या, कि आपके 3 पॉइंट हैं, ठीक, तो 3 पॉइंट है, देयर आर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स, ए एंड बी आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ठीक, तो एक ए और बी है और एक सी है आपका, तो ये सेम लाइन पर सेम लाइन पर कंसिडर नहीं करते। ये बात सत्य है, ट्रूथ है, कैसे है वो देखते हैं। देखिए आपकी एक लाइन है ये, ठीक, लाइन है आपकी, तो यदि आपका ये वाला पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो सी पॉइंट एक ऐसा भी हो सकता है जो ए और बी से होकर ना जाए। ठीक है, तो ये आपका फैक्ट क्या है, ट्रू है भाई। ये भले ही पोस्टुलेट थ्योरम को, इक्लिप्स जो पोस्टुलेट होता है उसको फॉलो नहीं करता ये। जब आप एक्लिप्स पोस्टुलेट की थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है, तो उसको ये फॉलो नहीं करता, लेकिन फिर भी एक ये ट्रुथ फैक्ट है कि सी कोई भी पॉइंट ऐसा हो सकता है जो आपका ए बी लाइन पर ना हो, कहीं अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, ट्रू फैक्ट है भाई। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं। इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी एंड बी सी, देन प्रूव दैट ए सी इक्वल हाफ ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग द फिगर। ये आपको मेरे भाई होमवर्क में करके लाना है। आज पूरी एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो नहीं पाएगी, ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, आज यहीं पर स्टॉप लेते हैं, कल इस एक्सरसाइज को पूरी को कंप्लीट कर लेंगे और फिर आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे भाई। तो ये आपके लिए होमवर्क है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, हद से ज्यादा आसान है, तो आप इसको घर से कर कर लाओगे। क्लियर, किसी से नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कल तो हम भाई कराएंगे ही, लेकिन
एक बार घर से ट्राई जरूर करनी है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।